हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आई पढ़ाई। देखो, अभी तक हम लोगों ने इस फ्रिक्शन के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट तो कर ही लिए हैं। अब हम धीरे धीरे इसके एडवांस और सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स करते जा रहे हैं। तो सभी न्यूमेरिकल्स में आप देख रहे हो कि कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट वही है जो थियरी हमने डिस्कस की थी। बस उस कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से हर बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो आज का ये जो सेशन है ना, ये भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि इसका ये जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, दिस इज़ आस्क्ड इन ऑलमोस्ट एवरी एग्ज़ाम। मतलब ये हर जगह फ्रिक्शन के क्वेश्चंस में तुम्हें मिल ही जाएगा, और बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है। और सबसे बढ़िया बात, मैं इसको करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका भी बताऊँगा, जिसको देख के आप सभी लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो। चलो देखो, अगर हमसे कभी ये पूछा जाए कि एक बॉक्स ग्राउंड पे रखा है, इसको स्लाइड कराने के लिए, इसको पुल करने के लिए मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा पुल करने के लिए, है ना। तो कभी भी जब ऐसा पूछा जाता है कि मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि फोर्स को कभी हॉरिजॉन्टली मत अप्लाई करना। मतलब ऐसे अप्लाई नहीं करना है फोर्स को, क्योंकि हॉरिजॉन्टली अप्लाई करोगे ना तो वो कंडीशन मिनिमम की नहीं होगी। दिस इज़ नॉट मिनिमम कंडीशन। हमेशा मिनिमम फोर्स से ये स्लाइड हो जाए, इसके लिए हमें फोर्स को इंक्लाइंड पोजीशन पे रखना होता है, थीटा एंगल पे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नोट कर लेते हैं इसको। फॉर मिनिमम फोर्स, फोर्स इज ऑलवेज एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल। हमेशा मिनिमम के लिए हम हमेशा ऐसा करेंगे, मिनिमम फोर्स से ब्लॉक को पुल करें तो हमें ये कंडीशन लगानी है। अब देखो ऐसा क्यों करना है। अभी तक हम लोग ये तो समझ ही गए हैं कि भाई ब्लॉक को स्लाइड कराना है तो हमें इसके फ्रिक्शन को एक्सीड करना पड़ेगा। कौन से फ्रिक्शन को? लिमिटिंग फ्रिक्शन को। क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होने पे ही ब्लॉक स्लाइड करता है, उससे कम होने पे वो हमेशा एडजस्ट कर देता है अपने आप को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 न्यूटन है तो मैं जब 20 से बड़ा फोर्स लगाऊंगा तो ही ये ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज इट विल नॉट मूव। अगर मैंने मान लो 18 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन विल एडजस्ट इटसेल्फ टू 18। अगर मैंने इसको 15 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन अपने आप को 15 ऐसे एडजस्ट करता जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फोर्स को इस थीटा एंगल पे क्यों लगाया, उसका रीज़न बताता हूँ। देखो, इसका रीज़न वही है जो हमने पुश एंड पुल में पढ़ा भी है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो ज़रूर उसको चेक करें। ये एफ कॉस थीटा हो गया। अब व्हाट हैपन्स इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास होगा एन प्लस एफ साइन थीटा, दैट विल बैलेंस द वेट ऑफ द ब्लॉक एम जी। सिंपल है। अब देखो इससे एन की वैल्यू क्या आ गई, इसके एन की वैल्यू आ गई एम जी माइनस एफ साइन थीटा। सोचो अगर मैंने ये फोर्स इंक्लाइंड पोजीशन पे नहीं लगाया होता, हॉरिजॉन्टली लगाया होता, तो फिर एन की वैल्यू आती ओनली एम जी, क्योंकि उस केस में फिर ऊपर की साइड कोई एफ साइन थीटा कॉम्पोनेंट नहीं होता हॉरिजॉन्टल फोर्स में। और सिर्फ एन की वैल्यू एम जी होने से लिमिटिंग फ्रिक्शन पे क्या असर पड़ेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एस टाइम्स एन। तो यहाँ से ये म्यू एस टाइम्स एम जी माइनस एफ साइन थीटा हो गया। कितनी बढ़िया बात है ना। देखो कि मैंने इंक्लाइंड फोर्स लगाया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो गया, जो कि हॉरिजॉन्टल वाले केस में अगर फोर्स लगाते तो म्यू टाइम्स एम जी आता। अब क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो गया तो हम कम फोर्स पे इसको खींच सकते हैं। जितना बड़ा लिमिटिंग फ्रिक्शन उतना ज़्यादा खींचने में ज़्यादा एफर्ट। तो अब हमारे पास एफर्ट जो हमें आगे पुल करने के लिए लगाना है, पुलिंग एफर्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुलिंग एफर्ट्स क्या होंगे इसके,
एफ कॉस थीटा, आगे की साइड देखो उस ब्लॉक को कौन खींच रहा है, एफ कॉस थीटा खींच रहा है. दिस इज माई पुलिंग एफर्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल एफ. ये कंडीशन हम लगाएंगे. तो एफ कॉस थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एस एम जी माइनस एफ साइन थीटा. बहुत ही बढ़िया बात है. अब यहाँ से एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एस एम जी. और हमारे लास्ट लर्निंग सेशन में हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने ये पूछा था कि कितने एंगल तक पुल करने पे ये स्लाइड कर सकता है ना. वो भी सिमिलर सा क्वेश्चन था. यहाँ पर भी हमें एक सिमिलर सा एक्सप्रेशन मिला है. ये हमारे पास देखो फोर्स की वैल्यू आ गई. अब हमें इस फोर्स को मिनिमम करना है. दिस शुड बी मिनिमम. अगर ये मिनिमम होगा तो इसके डिनोमिनेटर को हम मैक्सिमम कर देंगे. दिस शुड बी मैक्सिमम. अगर फोर्स को मिनिमम करना है तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमम कर दो. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अब एक चीज़ यहाँ पे मैथमेटिकल ट्रिक आ गई हमारे पास कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस. हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. और ये मैथमेटिकल ट्रिक हमारे ही चैनल पे आपको मैथ्स ट्रिक में मिलेगा कि इस टाइप के जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा. यहाँ पर हमारे पास इस एक्सप्रेशन में कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा है, विच मीन्स वी हैव अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस म्यू एस स्क्वायर. और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है. तो हमारे पास फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी एफ मिनिमम, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स की मिनिमम वैल्यू which is greater than or equal to mu s mg upon under root of 1 plus mu s square. तो इस तरीके से हम लोग मिनिमम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं टू स्लाइड द ब्लॉक. एंड दिस इज़ आवर आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. इसको एज अ रिज़ल्ट भी कुछ लोग याद रख सकते हैं. बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है. मिनिमम फोर्स के लिए हम इसमें ग्रेटर देन इक्वलिटी वाली को सिर्फ इक्वल मान लेंगे क्योंकि मिनिमम वैल्यू बतानी है ना. इसलिए इससे बड़े फोर्स पे तो ये स्लाइड करेगा ही करेगा. द लीस्ट वैल्यू वेयर इट विल जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग इज दिस वन, है ना. यहाँ पे जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, ये ऐसा हो जाएगा. ओके तो ये हमारे पास तरीका हुआ इसको सॉल्व करने का. अब इसी क्वेश्चन को, इसी चीज़ को हम लोग एक बहुत ही बढ़िया मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. वो बताता हूँ. देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को देख के. एक ब्लॉक है, हाँ थोड़ा अच्छे से बनाते हैं. रेक्टेंगुलर ब्लॉक, वेरी नाइस. इट इज़ प्लेस्ड ऑन रफ फ्लोर यहाँ पे. अब अगर मान लो ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, जस्ट स्लाइडिंग, राइट साइड में स्लाइडिंग होती है इसकी, तो उस मोमेंट पे इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे वो मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ. यहाँ पे ऊपर की साइड नॉर्मल फोर्स होगा, पीछे की साइड क्योंकि जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट हुई होगी तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू एन आ गई. लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हो इसको.
क्योंकि जस्ट स्टार्ट होने वाला है ये स्लाइड, जस्ट स्टार्ट होने वाला है मतलब ये इसके मैक्सिमम वैल्यू को जस्ट एक्सीड कर रहा है। यहाँ आ गया mg, है ना। देखो अब ये हमारे पास सारे फोर्सेस हैं। अब इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है ना, वो इस तरह से लगाया गया है कि इस सिस्टम का रिजल्टेंट मतलब फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स mg और हमारा अप्लाइड फोर्स, इस सिस्टम का रिजल्टेंट ज़ीरो आ जाए। क्योंकि जस्ट चलने का मतलब है व्हेन बॉडी जस्ट स्टार्ट, तो इसका मतलब होता है कि रिजल्टेंट फोर्स इज जस्ट ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो। ठीक है, ये जस्ट स्टार्ट का मतलब होता है। तो अब समझना कि मैं सबसे पहले इधर एक रिजल्टेंट फोर्स बनाऊंगा नॉर्मल और फ्रिक्शन का। नॉर्मल और फ्रिक्शन के रिजल्टेंट फोर्स को हम नेट रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं, और ये एंगल होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर किसी ने एंगल ऑफ फ्रिक्शन का पूरा थियोरी देखना हो कि वो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो हमारे प्रीवियस लर्निंग सेशन में आपको मिलेगा, वो ज़रूर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ ये रिजल्टेंट बन गया। अब देखो तीसरा फोर्स मुझे इस तरह से रखना है कि रिजल्टेंट उन तीनों का ज़ीरो हो जाए, नेट रिजल्टेंट ज़ीरो आ जाए। तो और एक और इम्पॉर्टेंट बात तो मैं भूल ही गया कि रिजल्टेंट तो ज़ीरो आए, जो तीसरा फोर्स है ना वो इस तरह से होना चाहिए कि उसका वैल्यू भी मिनिमम हो। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हो गया कि यार वैल्यू भी मिनिमम हो और नेट रिजल्टेंट भी ज़ीरो आ जाए। तो इसके लिए देखो रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं वेक्टर्स में जो हमने पढ़ा है। दिस इज़ आर mg फोर्स, weight of the block, and here at angle of friction concept we will get ये इस तरह से यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा पे हमें रिएक्शन फोर्स मिलेगा r। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा देखें, ये देखो यहाँ से एक रिजल्टेंट, हाँ देखो इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी लोगों ने वेक्टर्स के सेशंस नहीं किए हैं या पढ़ा नहीं है सही से, उन लोगों के लिए है। जिन लोगों ने वेक्टर्स पढ़ रखा है उन लोगों को शायद ये क्लिक कर जाए कि जब भी तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट ज़ीरो होता है ना, तीन वेक्टर्स, तो उनका इस तरह से डायग्राम होना चाहिए, मतलब वो एक क्लोज्ड लूप बनाने चाहिए। अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर इस तरह से हैं कि उन्होंने एक क्लोज लूप बना दिया है, शेप चाहे जो भी हो क्लोज होना चाहिए, मतलब तो उस केस में ए प्लस बी प्लस सी, दिस विल बी नल वेक्टर, ज़ीरो, उसको हम ज़ीरो बोलेंगे। यहाँ पर भी अगर मैं यही कॉन्सेप्ट लगाऊं तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाता हूँ। देखो हमें ये पता है कि हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल का रिजल्टेंट है वो इस तरह से थीटा एंगल पे कहीं आ रहा है। ठीक है, अब जो mg फोर्स होगा ना, मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स, ये mg हो जाएगा। और अब हमारे पास जो तीसरा फोर्स होना चाहिए ना, वो इस तरह से होना चाहिए कि वो मिनिमम हो और रिजल्टेंट भी ज़ीरो आ जाए, मिनिमम हो और रिजल्टेंट भी ज़ीरो आ जाए। तो इसका मतलब mg से r को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो यहाँ पे 90 डिग्री बनानी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ यार, ये 90 डिग्री वाली चीज़ तो बड़ी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही तुमको? देखो मैं समझाता हूँ कैसे। मान लो कि मुझे ये एक लाइन दे रखी है और ये इसका एंड पॉइंट है ना। दूसरी लाइन मैं यहाँ से इधर बना रहा हूँ ये। अब मैंने कहा कि बताओ इस एंड पॉइंट P का इस ब्लैक वाली लाइन से लीस्ट डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस। तो जब मैं इसको यहाँ से एकदम परपेंडिकुलरली जॉइन करूँगा ना,
इस तरह से यहाँ पे 90 डिग्री बना के, तो ये डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस होगा। इसके अलावा अगर तुम कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो दिस विल बी ग्रेटर देन डी मिनिमम। ये देखो, बाकी सब इससे बड़ी लाइंस बनेंगी। मतलब हम एक पॉइंट से एक लाइन की मिनिमम डिस्टेंस जब निकालते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस मिनिमम कब होगी? जब वो परपेंडिकुलर होगी। अब इस कॉन्सेप्ट को पॉइंट टू लाइन minimum distance is always perpendicular distance, ये कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पर, जो मैं एक शॉर्ट मेथड से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, है ना। हम लोगों ने देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया, ये क्वेश्चन का आंसर ये आया, बट अब मैं इसको मिनिमम डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से बताऊँगा कैसे। देखो फिर से मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ। रिएक्शन फोर्स ऐसा आया था, फिर mg को मैंने इस तरह से ड्रॉ किया कि हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स बने वो इसको परपेंडिकुलरली कंप्लीट करे। परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि हमें इस थर्ड फोर्स को मिनिमम बनाना है। थर्ड को ही क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स हमें पता है कहाँ पर होना चाहिए, वो हमें यहाँ से एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, दिस रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स। फिर वर्टिकली डाउनवर्ड mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है, तो थर्ड फोर्स मिनिमम हो और वो क्लोज्ड ट्रायंगल ही बने, इसके लिए ये 90 डिग्री होगा। दिस इज़ आवर कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। अब देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। अब यहाँ पे मुझे f मिनिमम बताना है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें f मिनिमम इज़ ऑपोजिट साइड एंड mg इज़ हाइपोटेनियस। ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेनियस इज़ इक्वल टू साइन थीटा। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f मिनिमम? दिस इज़ mg साइन थीटा। And what is the value of tan theta? As we know, tan theta is angle of friction. It is f by n, जिसको हम mu s into n divided by n लिख सकते हैं, क्योंकि जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन थी। अगर tan theta mu s है तो sin theta क्या होगा? बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ जिसमें tan theta मतलब mu s by 1, ऑपोजिट साइड म्यू एस, बेस इज़ 1, तो ये हो गया 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर हाइपोटेनियस। ये मैंने इससे बनाया। देखो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस का क्या मतलब हुआ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ जिसमें ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर जो है वो म्यू एस बन जाए और बेस 1 बन जाए, हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी और इससे साइन थीटा की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो f मिनिमम आ जाएगा म्यू एस इंटू एम जी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम फोर्स। और सबसे बेहतरीन बात तो मैं इसकी बताता हूँ कि यहाँ पर हम फोर्स किस एंगल पे लग रहा होगा ना, ये भी निकाल पाएंगे। देखो ये हॉरिजॉन्टल से अगर कुछ फाई एंगल पे लग रहा है तो व्हाट इज़ दिस फाई एंगल? ये 90 माइनस थीटा, तो दिस फाई एंगल इज इक्वल टू थीटा। हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे आ जाएगा और थीटा एंगल हमें पता है कितना है, तो थीटा एंगल इज tan इनवर्स म्यू एस। ये इस तरीके से सॉल्व होता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो इसका ऑल्टरनेटिव अप्रोच, ये बड़ा ही सिंपल सा अप्रोच है। यहाँ पे मुझे बस तुम लोगों को ये फील दिलाने के लिए 3 बार चीज़ों को समझाना पड़ा। पहली चीज़ कि रिजल्टेंट फोर्स बनाएंगे हम। रिजल्टेंट फोर्स हमेशा थीटा एंगल पे होगा जहाँ पे फ्रिक्शन क्योंकि जस्ट स्लाइड कर रहा है ना, इसलिए म्यू एस एन के बराबर है, लिमिटिंग के बराबर। फिर हमने क्या किया, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स बनाया, mg को इसके हेड टू टेल ज्वाइन किया
और तीसरा फोर्स ऐसा होना चाहिए कि वो उससे परपेंडिकुलर जाए। क्यों? क्योंकि वो मिनिमम है। एक पॉइंट की, एक लाइन से मिनिमम दूरी परपेंडिकुलर दूरी होती है। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जिसमें हाइपोटेनियस एम जी और हमें ये निकालना है, तो इट इज़ एम जी साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू ट्राइंगल से सॉल्व करा, आंसर आ गया। तो अगर ये चीज़ हम बहुत क्विकली रिकॉल कर पाएंगे ना, तो दिस विल बी वेरी गुड फॉर आवर क्विक रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। ठीक है, चलो देखो अब इसी पे कुछ एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। एक 5 kg का ब्लॉक है, इट इज़ प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस पुल्ड विद फोर्स F, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इफ अप्लाइड फोर्स इज 40 न्यूटन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 45 डिग्री। देखो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे बेस्ड है, और इसको करने का तरीका भी हम लोग बहुत ही यूनिकली इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे, देखना। ओके, यहाँ पर ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ये हमारा नॉर्मल फोर्स हो गया, अप्लाइड फोर्स 40 है, और हमें फ्रिक्शन फोर्स बताना है। तो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, एम जी। एम जी कितना है, 5 × 10 50 न्यूटन। वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल है। हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ हमने आगे अप्लाई किया है जो कि 40 न्यूटन है। अब समझना, देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 45 डिग्री है, मतलब नॉर्मल फोर्स का रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स के साथ एंगल 45 डिग्री है। और अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो हम इसको लिख सकते हैं tan 45 मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन बाय नॉर्मल। tan 45 1 होता है तो फ्रिक्शन बाय नॉर्मल 1 हो गया, तो इससे फ्रिक्शन की वैल्यू नॉर्मल फोर्स के बराबर आ गई। अब नॉर्मल फोर्स कितना होगा, तो देखो फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, फॉर वाई डायरेक्शन वी कैन राइट n इक्वल टू एम जी विच इज़ 50 न्यूटन। तो अगर नॉर्मल फोर्स 50 न्यूटन है तो वी विल यूज़ दिस वैल्यू हियर एंड वी आर गेटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज़ 50 न्यूटन। तो सोचो अगर हमने इस पे 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है, अगर हमने इस पे आगे की साइड 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन लग पाएगा इस पे? जो हमने ये कैलकुलेट किया कि फ्रिक्शन फोर्स इज़ 50 न्यूटन, क्या ये सही है? एक बार के लिए इसके बारे में थॉट दूँ अब इस चीज़ में कि एक 5 kg का ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, इट इज़ पुल्ड विद हॉरिजॉन्टल फोर्स F, इसको F फोर्स से पुल कर रहे हैं। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इफ अप्लाइड फोर्स इज 40 न्यूटन, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 45 न्यूटन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन 45 न्यूटन है। ज़रा मतलब इस चीज़ के बारे में हमें ये सोचना होगा कि क्या फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन लग सकता है अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन से ज़्यादा? तो देखो यहाँ पर एक चीज़ कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है कि ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट पे था, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ब्लॉक को हम फॉरवर्ड फोर्स से पुल कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये फॉरवर्ड फोर्स से पुल करने का मतलब समझ रहे हो कि ये मोशन में एग्जिस्टिंग है, इट इज़ इन मोशन। मतलब ये जो फ्रिक्शन आया है ना, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये पहले से ही चल रहा है और इसको चलते हुए हमने 40 न्यूटन फोर्स लगा रखा है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन तो 50 न्यूटन हो ही सकता है ना, मतलब हम 40 न्यूटन लगाए, काइनेटिक फ्रिक्शन 50 हो, ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि ये ब्लॉक पहले से चल रहा था। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जितना भी होगा वो एग्जिस्टिंग कंडीशन पे एग्जिस्ट करेगा। धीरे धीरे ये ब्लॉक स्लो होता जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ा है अप्लाइड फोर्स से, और फाइनली रुक जाएगा। अगर यहीं पर ही ऐसा लिखा होता कि ब्लॉक रुका हुआ है फिर हम इसको 40 से खींच रहे हैं, तो कभी भी जो फ्रिक्शन है ना, रुके हुए स्टेट में अप्लाइड फोर्स से बड़ा नहीं हो सकता। समझ रहे हो? अगर ब्लॉक रुका हुआ है, अब तुमने मान लो इस पे 20 न्यूटन फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन कभी भी 30 न्यूटन नहीं हो सकता,
इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ब्लॉक एट रेस्ट। रेस्ट कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रेस्ट कंडीशन में जो फ्रिक्शन होता है ना स्टैटिक होता है और वो हमेशा फोर्स को बैलेंस करता है, वो उससे बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अगर काइनेटिक कंडीशन में हो, मूविंग कंडीशन में, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वो अप्लाइड फोर्स से बड़ा भी हो सकता है और वो छोटा भी हो सकता है। यहाँ पे ये पॉसिबल है। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस वन इज पॉसिबल। तो यहाँ पर ये क्यों कंडीशन ट्रू है? क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक इज नॉट एट रेस्ट। ब्लॉक के लिए कहीं नहीं लिखा है कि वो रेस्ट पे, वो चल रहा होगा, उस पर 40 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा, उसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन 45 डिग्री हो सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि मूविंग कंडीशन का फ्रिक्शन काइनेटिक होता है और वो अप्लाइड फोर्स से बड़ा या छोटा हो सकता है। स्टैटिक कंडीशन पे अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन का बराबर होना ज़रूरी है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं हम लोग। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइन इज 0.8। इट इज गिवन दैट साइन थीटा इज 0.6। द स्ट्रिंग, हाँ देखो कॉन्सेप्ट हम एंड में देखेंगे, पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि इसमें करना क्या है। देखो टेंशन फोर्स एज पर आवर कॉन्सेप्ट कि हम पहले सारे फोर्सेस लिख लेते हैं। यहाँ mg होगा और mg का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा mg cos थीटा और एक कंपोनेंट इसका यहाँ आएगा mg sin थीटा। mg cos थीटा मीन्स कितना हो गया? देखो वेट तो यहाँ दिया नहीं है, चलो फाइंड द टेंशन। हाँ वेट दिया है, डायग्राम में दिया है 4 kg m इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे अब हम थोड़ी सी मैथ्स लगाएंगे। साइन थीटा अगर है 0.6 तो कॉस थीटा कितना होगा? रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इफ़ यू पुट द वैल्यू 0.6 हियर इट विल बिकम 0.8। अब यहाँ से mg cos थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं 40 इंटू 0.8, दैट इज़ 32 न्यूटन। ओके, mg cos थीटा आ गया 32 न्यूटन। तो अब नॉर्मल फोर्स कितना हो गया? वो mg cos थीटा के बराबर है। देख सकते हो यहाँ पर इस जगह दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में। ये 32 न्यूटन आया। नॉर्मल फोर्स 32 न्यूटन हो गया, तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विल बी 0.8 इंटू 32। इट इज़ 1625.6। ठीक है, इतना इस पे फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, इतना मैक्सिमम वैल्यू तक वो एडजस्ट कर सकता है, इसके आगे एडजस्ट नहीं कर पाएगा। अब इसको पुलिंग फोर्स नीचे कौन पुल कर रहा है? इसको नीचे पुल कौन कर रहा है? mg sin थीटा। mg sin थीटा की वैल्यू अगर देखी जाए तो 4 इंटू 10 इंटू 0.6 दैट इज़ 24 न्यूटन। अब देखो काम की बात शुरू होती है कि पुलिंग फोर्स तो 24 न्यूटन है, जबकि फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर सकता है इतने तक। तो क्या फ्रिक्शन पूरा का पूरा काम आ पाया? बिल्कुल नहीं आ पाया। तो यहाँ पर जो 24 न्यूटन फोर्स इसको नीचे मिलेगा ना, उसको फ्रिक्शन अपनी वैल्यू से 24 न्यूटन से बैलेंस कर देगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो 25.6 तक जा सकता है, जा ही नहीं पाएगा उतना, वो उससे पहले ही बैलेंस कर दिया। और अगर इसने बैलेंस कर दिया तो टेंशन की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन इज़ ज़ीरो, आराम से ये बिना टेंशन के रहेगा। तो टेंशन, स्ट्रिंग विल हैव टेंशन ओनली इफ फ्रिक्शन इज़ अनेबल टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट। स्ट्रिंग में टेंशन तभी आएगा जब वो खिंचना शुरू करेगी, और खिंचना कब शुरू करेगी? जब फ्रिक्शन बेचारा उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो क्या करना है? देखो FBD बनाना है, फिर नॉर्मल फोर्स निकालना है,
फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट बेसिक स्टेप जो हमने अपने लास्ट लर्निंग सेशन में सीखा है कि हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो। अब अगर वो ब्लॉक जो उसको खींच रहा है, जो पुलिंग फोर्स है वो उसको खींच रहा है, अगर वो लिमिटिंग से ज़्यादा हो जाए तो टेंशन आएगा, वरना नहीं आएगा, वरना तो फ्रिक्शन ही बैलेंस कर देगा। तो बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को आज के ये सभी क्वेश्चंस बहुत पसंद आए होंगे। और अब हमारे नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस फ्रिक्शन चैप्टर के मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, टू ब्लॉक सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन द टॉपिक विल बी कवर्ड। तो अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ और इससे रिगार्डिंग पूछनी है, कुछ सीखना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। Till then, take care, see you all, and please don't forget to subscribe our channel.